वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम नवंबर महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं तेजस के बारे में। हार्डवर्क बीट्स डेस्टिनी। इस कोर्स के जरिए आप 250 से अधिक घंटों के वीडियो लेक्चर्स में अपने प्रीलिम्स 2022 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके इस कोर्स में कवर हो जाएंगे। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को संज्ञान में लेकर आपकी क्लासेस को प्रिपेयर किया गया है। 500 दिनों का सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स का लेक्चर इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। रेगुलर टॉपिक बेस्ड टेस्ट होंगे। 15 फुल लेंथ टेस्ट भी इसका हिस्सा हैं। प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड मेंटोरशिप इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हैं तो सीसैट के लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए आपको जाना होगा video.onlyas.in पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं किसी डाउट के लिए 7007931912 पे, या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेसिक कंट्रीज के बारे में है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अभी एक स्टेटमेंट डिलीवर किया है बेसिक ग्रुप के बिहाफ से। बेसिक ग्रुप में आते हैं टोटल 4 देश। ये 4 देश हैं बी से ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका, आई से इंडिया और सी से चाइना। ये चारों देश मिलकर बनाते हैं बेसिक। ठीक है, अब यहां पर ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, ये चारों देशों की ओर से इंडिया के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने जारी किया है। बेसिक ग्रुप को 2009 में 28 नवंबर को बनाया गया था। 2009 में ऐसा हुआ क्या था, एक्चुअली में कोपेनहेगन समिट हो रही थी डेनमार्क के कोपेनहेगन में 2009 में। उसी दौरान ये चारों देश एक साथ मिलकर आए। इन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना है, और इस पर जो हम सभी चारों देशों का स्टेटमेंट होगा वो एक कॉमन होगा। इसके लिए जो फंड्स हमें रेज करने हैं हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे और क्लाइमेट चेंज के लिए फाइट करेंगे। तो चारों देश एक साथ आते हैं एनवायरमेंट के इशू पर बेसिक कंट्रीज में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान के बारे में है। शॉर्ट में आप इसे यूनामा बोल सकते हैं। इसकी मीटिंग अभी हुई वुमेन एक्टिविस्ट के साथ, जहां पर यूनामा ने वुमेन एक्टिविस्ट को अपलॉज किया, मतलब उन्हें सराहना की कि वो जो काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में वो बहुत ही बढ़िया है लोगों की मदद करने का। यूनामा यूएन स्पेशल पॉलिटिकल मिशन है। यूएन के स्पेशल पॉलिटिकल मिशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस कीपिंग अफेयर्स यानी कि डीपीपीए के द्वारा मैनेज नहीं किया जाएगा, जो कि बेसिकली एक ऑफिस है एडवाइजर ऑन प्रिवेंशन ऑफ जिनोसाइड का। तो यहां पर कुछ स्पेसिफिक काम किए जाते हैं। यूजुअली ये ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे होते हैं, मानवता के आधार पर होते हैं स्पेशल मिशंस। अफगानिस्तान में सिचुएशन काफी खराब रही थी। यूएसए ने इंटरवीन किया था वहां पर, जिसके बाद काफी इंस्टेबिलिटी आ गई थी 2001 में। 2002 में यूनामा को शुरू किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1401 के तहत। उद्देश्य यह था कि जो कियोस अफगानिस्तान में मचाया गया है उसको रीबिल्ड किया जाए, अफगानिस्तान को रिक्रिएट किया जाए। बॉन एग्रीमेंट हुआ था एक्चुअली में सितंबर 11 2001 में, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए के ऊपर, उसके रिस्पांस में जो यूएसए ने इन्वेजन किया अफगानिस्तान में, उसके बाद वहां के आमजन को भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुई। तालिबान का तो जो किया गया वो तो किया ही गया। तो बॉन एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत अफगानिस्तान को रिक्रिएट करने की बात हुई। तो उसी के लिए ये पूरा यूनामा तैयार किया गया था, और यूनामा बॉन एग्रीमेंट के प्रावधानों को इंप्लीमेंट करने के लिए आया था। हेडक्वार्टर इसका अफगानिस्तान के काबुल में ही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एपेक के बारे में है, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। न्यूजीलैंड इस बार एपिक फोरम को होस्ट कर रहा है। 1989 में इसे बनाया गया था। मामला एकदम साफ है, इकोनॉमिक फोरम की तरह वर्क करता है एशिया पैसिफिक रीजन में। कोशिश ये करता है कि एक बैलेंस्ड, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव और सिक्योर ग्रोथ हो पूरे रीजन की। काम करने का तरीका ये है कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी रेसिडेंट्स हैं उन्हें मदद की जाए कि वो ग्रोइंग इकोनॉमी का हिस्सा बन सके। डिजिटली लोगों को स्किल किया जाए, और जो इंडिजिनियस वुमेन हैं उनके प्रोडक्ट्स को अब्रॉड एक्सपोर्ट करने में हेल्प की जाए। क्लाइमेट चेंज नुकसान पहुंचा रहा है, तो एपेक के मेंबर्स भी एनर्जी इफिशियंसी पर फोकस कर रहे हैं, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो फॉरेस्ट और मरीन रिसोर्स है उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इसमें 21 देश हैं। मैं नाम ले लेता हूं, अगर आप याद रख सकें तो रखिए। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, चाइनीज ताइपेई, थाईलैंड, वियतनाम और यूनाइटेड स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। आई रिपीट, इंडिया एपेक का मेंबर नहीं है।
सिग्निफिकेंस ये है कि ये दुनिया की 3 बिलियन पॉपुलेशन और 60% वर्ल्ड जीडीपी को कवर करता है। आर्टिकल डिजिटल अटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव के बारे में है। यूएसए की जो एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल रॉबर्ट स्प्लैडलिंग हैं, उन्होंने अनाउंस किया डिजिटल अटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव। पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है जहां पर दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में जो डिजिटलाइजेशन है उसे कंजर्व या सेफ गार्ड करने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले कि मैं आपको डिजिटल अटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव के बारे में बताऊं, मुझे आपको बताना होगा अटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव के बारे में। अटलांटिक चार्टर ये एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन था 1940s में। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, यानी कि 1939 से 45 के बीच का ये समय था। ये जो चार्टर साइन किया गया था, इसे यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन ने साइन किया था। उद्देश्य ये था कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तब की दुनिया कैसी होगी। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो ये एक प्रकार का मैसेज था, एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करने का ताकि और देश अलाइड कंट्रीज की ओर आ सकें। वो एक अच्छी दुनिया का सपना दिखाना चाहते थे इस चार्टर के माध्यम से। पहली बार अनाउंस किया गया इसे 14 अगस्त 1941 को। बाद में जनवरी 1942 तक इसमें 26 अलाइड नेशन शामिल हो गए। इसमें बहुत कोर बातें की गई थी, जैसे कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हर देश के लोगों के पास अधिकार होगा कि वो अपने लिए सरकार चुने, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे और युद्ध खत्म होने के बाद सभी लोग अपने हथियारों को कम करेंगे। ये बातें की गई थी। एक प्रकार से अथॉरिटेरियनिज्म को खत्म करने का प्रयास था अटलांटिक चार्टर। ये कहा जाता है कि पहला कदम था यूनाइटेड नेशंस के बनने की ओर। तो यहां पर अथॉरिटेरियनिज्म खत्म करने की बात की जा रही थी और एक ऐसे वर्ल्ड की सपना दिखाया जा रहा था जहां पर लोगों के पास अधिकार होगा उनकी सरकार चुनने का, ट्रेड वगैरह करने का। ये जो डिजिटल अटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव है, ये डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म को खत्म करने की कोशिश करता है। अटलांटिक चार्टर की जो स्पिरिट है उसे ही ये एक बार फिर से री एनर्जाइज करना चाहते हैं। इसके पहले अभी ऑकस बना था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का एक ट्राइलैटरल फोरम। पर्पस इस इनिशिएटिव का ये है कि हम दुनिया भर में जो देश हैं उनको सपोर्ट करें कि वो अपने क्रिटिकल इंफ्रा, जो डिजिटल इंफ्रा है, उसे प्रोटेक्ट करें और इंश्योर करें कि वो बढ़िया तरीके से काम करें। फर्दर ये इनिशिएटिव पॉलिसी एडवाइस भी देता है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह भी काम करता है कि दुनिया भर में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या कमर्शियल एंटिटीज हैं वो कैसे बढ़िया से अपने डिजिटल इंफ्रा को बेहतर रख सकती हैं और टेक्नोलॉजिकली डेवलप कर सकती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के बारे में है। इंडिया यूएसए की 11th DTTI की मीटिंग अभी हाल ही में हुई। इंडिया अपनी डिफेंस की नीड के लिए यूएसए पर भी डिपेंडेंट रहता है। कोऑपरेशन जरूरी है। इसी उद्देश्य से DTTI को 2012 में लॉन्च किया गया था। इसकी मीटिंग साल में 2 बार होती है, इंडिया और यूएस में अल्टरनेटिवली। इस बार हालांकि ये मीटिंग वर्चुअली हुई। मुद्दा एकदम साफ है, बायलैटरली डिफेंस ट्रेड बढ़िया चले, को प्रोडक्शन को हम आगे बढ़ा सकें कि दोनों लोग मिलकर किसी चीज को डेवलप कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी हो सके। इसी उद्देश्य से ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसे चेयर किया गया जो इंडिया की यूएसए की ओर से जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट है उनके द्वारा, और इंडिया की ओर से सेक्रेटरी फॉर डिफेंस प्रोटेक्शन के द्वारा। आउटकम क्या निकला? एक डील साइन की गई है कि इंडिया और यूएस साथ में मिलकर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन डेवलप करेंगे। डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन फोरम भी तैयार किया गया जहां पर वेरियस प्राइवेट एंटिटीज एक साथ मिलकर आए जो डिफेंस में इन्वॉल्व रहते हैं ताकि वो आपस में बातचीत कर सकें। 4 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाए गए DTTI के भीतर ही, जो लैंड, नेवल, एयर और एयरक्राफ्ट कैरियर के टेक्नोलॉजीज के फील्ड में एक साथ मिलकर जो प्रोजेक्ट्स एग्रीड होंगे उन पर काम करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO के बारे में है। SCO काउंसिल की 20th हेड्स की जो मीटिंग है वो अभी नूर सुल्तान में हुई वर्चुअल फॉर्मेट में। कजाकिस्तान के पास इसकी चेयरमैनशिप है और नूर सुल्तान उसकी कैपिटल है। ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कई सारी सरकारें एक साथ मिलकर आती हैं। इसे 2001 में बनाया गया था। इसके लिए एक चार्टर लाया गया 2001 में जब प्लान बना, तो इस चार्टर को लाया गया 2002 में और ये चार्टर कंप्लीटली फोर्स में आया 2003 में। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन का मतलब ये है कि इसमें यूरोप और एशिया दोनों के ही देश हैं। अगर आप रशिया को ही शामिल कर लें तो रशिया यूरोप और एशिया दोनों में है, तो यूरेशियन तो वही बना देता है अकेले इसको। इनका काम है रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। शुरू में ये संघाई 5 मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता था क्योंकि तब इसमें केवल 5 देश शामिल थे, जैसे कि चाइना,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। बाद में इसमें 3 कंट्रीज और भी ऐड हो गई और अब जो संख्या है वो बढ़कर हो गई है 8। जो 8 देश वर्तमान में हैं वो हैं इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज है। इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है। इनकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है रैट्स की, वो ताशकेंट में वर्क करती है। इसमें 4 देशों के पास ऑब्जर्वर स्टेटस भी है, 2000 अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है एससीओ की। सारे बड़े डिसीजंस इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें सभी देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो शामिल होते हैं। इनकी मीटिंग साल में एक बार होती है। यही इंपॉर्टेंट डिसीजंस और गाइडलाइंस को तैयार करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन एनर्जी कोलैबोरेशन के बारे में है। कोलैबोरेशन कोई अकेले तो नहीं कर सकता ना, मतलब कोलैबोरेशन है ग्रीन एनर्जी के फील्ड का मतलब कम से कम 2 लोग तो चाहिए। एग्जैक्टली यहां पर 2 देश शामिल हैं, एक तो इंडिया खुद है और दूसरा है यूके। हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक ऑनलाइन मीटिंग की जो साइंस मिनिस्टर यूके के हैं जॉर्ज फ्रीमैन, उनके साथ। मामला वही था कि हम ग्रीन एनर्जी की फील्ड में कोलैबोरेट करें। इंडिया यूके साइंस एंड टेक कोलैबोरेशन है ये जो काफी तेजी से हाल फिलहाल में बढ़ भी रहा है और अभी ये 300 से 400 मिलियन पाउंड का पहुंच चुका है इसका वैल्यूएशन। इंडियन मिनिस्टर और जो उनका एक स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूके जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन पार्टनर इंडिया का बन चुका है। हम उनके साथ काफी अच्छे तरीके से इंगेज्ड हैं। इंडिया यूके इनिशिएटिव की बात करते हैं। इस फील्ड में वो कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक तो साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल है एसआईसी। ये एपेक्स बॉडी है जहां पर दोनों देश आपस में साइंटिफिक कोऑपरेशन करते हैं। ये 2 साल में एक बार मीटिंग करते हैं, अल्टरनेटिवली इंडिया और यूके में। 2018 में मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। न्यूटन भाभा फंड ये यूके और इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं। साइंस एंड टेक और इनोवेशन को जो कंट्रीज हैं दोनों वहां पर बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है कोऑपरेशन के थ्रू। इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप प्रोग्राम, इसमें जो भी खर्चा आता है इस प्रोग्राम में उसे न्यूटन भाभा फंड से ही लिया जाता है। ये दोनों देशों की जो इंडस्ट्रीज हैं, फर्दर जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं टीयर 2 और टीयर 3 की, उनकी एक्सपर्टीज को आपस में शेयर करके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्क करते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा इंडिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि आस पड़ोस के देश में हम जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम उसे टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये जो आपका इंडिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसकी परफॉर्मेंस को लेकर हमेशा एक सवालिया निशान रहा है। आइए एक बार देख लेते हैं इसकी टाइमलाइन कि हमने पड़ोसी देशों की मदद कब से करनी शुरू की। देखिए, बात है 1992 की, जब हमने स्टार्ट किया था इंडियाज एड मिशन, जो कि लॉन्च किया गया था नेपाल में। इसके बाद 2003 में हमने इंडियाज डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जो हमारा पहला कंक्रीट एफर्ट था जहां पे हमने इंडियाज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की नींव रखी थी, या आप ये कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क रखा था। इसके बाद 2005 में हम आइडियाज लेके आए, जिसकी फुल फॉर्म थी इंडियाज डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। इस स्कीम के थ्रू जो हमने पैसा दूसरों को दिया है हम उसे मैनेज करने की कोशिश करते थे। मान लीजिए हमने कमिटमेंट की है कि हम 100 करोड़ रुपए बांग्लादेश को देंगे, तो इसे कब, कितना, कहां, कैसे देना है, तो उस सभी को हम मैनेज करते थे इसके अंडर। अब इसके बाद क्या होता है कि 2007 में हमें लगता है कि ये जो आपका आईडीआई है ये ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस प्रोग्राम को रोक देते हैं और हम एक और नया प्रोग्राम लेके आते हैं। उसका नाम रखते हैं इंडियाज इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी। हालांकि इसकी घोषणा 2007 में की गई थी, लेकिन अभी तक यह प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो छवि है वो खराब हो जाती है जब हम बात करते हैं प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की। देखिए, अगर बात की जाए इंडियाज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम मैनेज करते कई चीजों को। जैसे हमने किसी देश को कभी ग्रांट इन एड देना हो, या हमने लाइन ऑफ क्रेडिट देना हो, या हमें कहीं पर टेक्निकल असिस्टेंस देनी हो, या किसी देश की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना हो, तो इन सभी चीजों को परफॉर्म करने के लिए हम फोकस करते हैं इस इंडियाज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पे। अब इसका ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, जितनी भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं,
इनका आपस में जो रिलेशनशिप है, या एक बात कहें तो आपस में जो कॉपरेशन है, उसे इंक्रीज करने की कोशिश रहती है। यहां पे 1964 में हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इस प्रोग्राम के थ्रू हम हेल्प करते थे दूसरी कंट्रीज की, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। उदाहरण के तौर पे समझिए आप, मान लीजिए अफ्रीका की एक कंट्री है, एग्जांपल लेते हैं हम इथोपिया का। अब इथोपिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी तो है नहीं। अब यहां पे हम इनके बच्चों को, या आप कह लीजिए कि इनके सिटीजन्स को इंडिया में लाकर पढ़ाई करवा रहे हैं, या टेली एजुकेशन के थ्रू इनकी पढ़ाई करवा रहे हैं, दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को हम इंप्लीमेंट करते थे इस स्कीम के थ्रू। और ये हाल फिलहाल में 2015 के बाद से एक हमारा प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। उसके अलावा हाल फिलहाल में हमारा फोकस है न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी यानी नेस्ट के ऊपर। अब यहां पे हम फॉरेन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि हम एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें। अब यहां पर हम ज्योग्राफिकल डिवीजन बेस पे भी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे मैं आपको उदाहरण दूंगा इथोपिया का। इथोपिया को हमने बेटर क्वालिटी का जर्म प्लाज्मा प्रोवाइड किया है। इसके अलावा हमने इनकी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया, जिससे ये अपने सामान की प्रोसेसिंग बेटर कर सकते हैं और बेटर वे में मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इन्हें पैकेजिंग में सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ये बेटर वे में यूरोपियन मार्केट को केटर कर पा रहे हैं। अब इसी तरह के इंडेवर्स हम लॉन्च करते हैं अफ्रीका और एशिया की बाकी कंट्रीज में भी। अब यहां पे एक चीज याद रखना कि इनमें हम उन कंट्रीज के ऊपर फोकस करते हैं जिनका डेवलपमेंट लेवल हमारे जितना हो या हमसे कम हो।